गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है राग। पिछली बार हमने राग भैरव किया था। तो आपको सभी को पता है कि राग, जितने भी राग हैं उनको करने के लिए जो 10 जो मेन पॉइंट होते हैं, राग का विस्तार जब आप करोगे, राग का परिचय जब आप लिखोगे, तो उसमें जो मेन जो पॉइंट हैं वो 10 हैं। राग भैरव हमने किया था, आज राग हम मालकोस करेंगे। राग मालकोस का हम परिचय करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि राग, जितने भी राग हैं उनके 10 सबसे जो मेन पॉइंट हैं, सबसे पहला पॉइंट है थाट। थाट का मतलब क्या है? यानी जो राग जिस थाट में से निकला हो, यानी जो मालकोस राग है वो थाट भैरवी में से निकला है। भैरवी भैरवी थाट में से राग मालकोस निकला है। दूसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है वो है जाति। जाति यानी राग मालकोस की जाति क्या है? ओडव, ओडव। ओडव, ओडव, ओडव। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्वर, यानी राग मालकोस में कौन से स्वर लगते हैं? गा, धा, नी। जो गा धा नी स्वर हैं वो तीनों स्वर कोमल लगेंगे। एक जो लाइन है इसमें रे और पा वर्जित। रे और पा क्या है? वर्जित। वर्जित का मतलब जो स्वर राग में जिस स्वर का यूज ना हो, ठीक है, उसको हम वर्जित स्वर कहेंगे। तो जो राग मालकोस है उसमें रे और पा वर्जित हैं, बाकी गा धा और नी कोमल स्वर लगेंगे। जो मैंने स्वर के नीचे जो लेटी जो रेखा मैंने लगाई है, इसका मतलब क्या है? ये गा धा और नी कोमल स्वर हैं और रे और पा वर्जित स्वर हैं, यानी रे और पा नहीं लगेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वादी स्वर। राग मालकोस का वादी स्वर क्या है? माँ। माँ। माँ का जो वास्तविक नाम है वो है मध्यम। मध्यम के नाम से हम माँ को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट संवादी स्वर। संवादी स्वर क्या है? सा। सा को षडज, षडज। ठीक है। वादी स्वर और संवादी, वादी से संवाद रखने वाला स्वर संवादी स्वर। ठीक है। ये 5 पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राग का गायन समय। राग गायन समय। राग गायन समय यानी राग मालकोस कौन से समय में गाया बजाया जाता है? तो इसका है रात्रि का तीसरा प्रहर। रात्रि का तीसरा प्रहर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अंग, यानी राग मालकोस कौन से अंग का है? उत्तरांग। उत्तरांगवादी राग कौन सा है? राग मालकोस। उसके बाद उसकी प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति के राग मालकोस कैसी प्रकृति का राग है? गंभीर। जितने भी राग हैं उनकी सबकी अलग अलग प्रकृति है, सबके अलग अलग अंग हैं, सबका अलग अलग गायन समय है, सबका थाट अलग है। नेक्स्ट पॉइंट जो है समप्राकृतिक राग, ये एक पॉइंट अलग से है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सम
संप्राकृतिक राग के बारे में मैं आपको पहले बता दूं। संप्राकृतिक राग होता है मिलता जुलता राग, यानी जो राग मालकोस के बिल्कुल एक जैसा जो राग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा। जैसे राग मालकोस है ना, उसका जो संप्राकृतिक राग है वो है भैरवी। मैंने बताया आपको स्वर में जो बताया मैंने, गा धा और नी इसमें कोमल लगते हैं राग मालकोस में, और भैरवी में जो है चारों कोमल लगते हैं, रे गा धा नी। ठीक है, तो इसमें 3 कोमल लगते हैं, उसमें 4 कोमल लगते हैं। तो संप्राकृतिक यानी मिलता जुलता जो राग है वो कौन सा है? राग भैरवी, राग भैरवी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आरोह, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आरोह। राग मालकोस का आरोह क्या है? सा गा कोमल, गा कोमल, मा धा कोमल, मैंने ऊपर जो बताया था स्वर में, नी कोमल और सा। सा के ऊपर जो बिंदी लगाई ये तार सप्तक का सा है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवरोह। आरोह का उल्टा क्या होता है? अवरोह। इसी का उल्टा लिख देंगे, सा नी कोमल, धा कोमल, मा गा कोमल और सा। तो ये राग मालकोस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, राग मालकोस के नहीं, जितने भी हिंदुस्तानी संगीत में जितने भी राग हैं उन सब के ये पहले वाले पॉइंट सबके एक जैसे होते हैं। जैसे थाट, स्वर, जाति, वादी, संवादी, गायन समय, अंग, प्रकृति। संप्राकृतिक राग कौन सा होता है? आरोह और अवरोह। तो ये राग मालकोस का आपने ऐसे एनुअल एग्जाम में आपने परिचय लिखना है। 10 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपने वही याद करने हैं, उसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं करना है। नेक्स्ट जो राग है आपके सिलेबस में वो है राग शुद्ध सारंग। राग शुद्ध, राग शुद्ध सारंग। जैसा कि मैंने पिछले राग में बताया था कि जो 10 पॉइंट जो मेन जो होते हैं वो थाट, जाति, स्वर, वादी, संवादी, गायन समय, अंग, प्रकृति और आरोह अवरोह। वो जो 10 पॉइंट जो मैंने बताए थे सेम वही 10 पॉइंट इस राग में भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको कौन सा बताया था? थाट। ठीक है, जो शुद्ध सारंग राग है वो कौन से थाट से निकला है? काफी थाट से निकला है, काफी थाट से। ठीक है, ये थाट का नाम है काफी। जो शुद्ध सारंग राग है वो काफी थाट से निकला है। उसके बाद स्वर, यानी शुद्ध सारंग राग में कौन से स्वर लगते हैं? दोनों मध्यम। दोनों मध्यम का क्या मतलब है? देखो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ। ये तो माँ है शुद्ध, ठीक है, और ये माँ तीव्र। माँ के ऊपर जो मैंने छोटी सी जो रेखा लगाई है उसका चिन्ह जो मैंने लगाया है उसका क्या मतलब है? माँ तीव्र। और जिस पे कोई निशान चिन्ह वगैरह कुछ नहीं है वो है माँ शुद्ध स्वर है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम एक लाइन और लिखेंगे स्वर में। जैसा कि उस राग में मालकोस में क्या था? रे और पा वर्जित था, तो इसमें भी क्या है? गा और धा, गा और धा आरोह में वर्जित। आरोह में वर्जित, यानी जो राग शुद्ध सारंग है
उसका जब हम आरोह लिखेंगे तो उसमें गा और धा स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जाति। राग शुद्ध सारंग की जो जाति है ओडव साडव। ओडव साडव। ठीक है। ओडव का क्या मतलब है? आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर जो होंगे उसकी जाति ओडव साडव होगी। ओडव को 5 स्वर बोलेंगे, साडव को 6 स्वर बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वादी स्वर। राग शुद्ध सारंग का वादी स्वर क्या है? रे। रे को क्या कहेंगे? रे को किस नाम से जानेंगे? ऋषभ। नेक्स्ट पॉइंट संवादी स्वर। संवादी स्वर क्या है? पा। पा को पंचम। ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ रे पा सा सड़ज, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जो शुद्ध स्वर है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, ये इनके वास्तविक नाम हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो है गायन समय। ये जो 10 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये सभी रागों में एज इट इज आपने लिखने हैं। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर यानी जो राग शुद्ध सारंग है वो दिन के दूसरे प्रहर में गाया बजाया जाता है। उसके बाद उसका जो अंग लिखेंगे, अंग यानी राग शुद्ध सारंग कौन से अंग का राग है? पूर्वांगवादी। पूर्वांगवादी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति। ये 10 पॉइंट सभी रागों में एज इट इज लिखने हैं। प्रकृति गंभीर। पिछले राग की प्रकृति भी गंभीर थी और इस राग की भी प्रकृति गंभीर है, यानी दोनों रागों में ये पॉइंट सेम है। उसके बाद हम लिखेंगे उसका आरोह। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आरोह लिखेंगे, यानी शुद्ध सारंग राग का आरोह हम लिखेंगे तो कैसा बनेगा? सा रे गा मैंने वर्जित बताया था। उसके बाद माँ, माँ तीव्र आएगा जैसा कि मैंने स्वर में आपको बताया था। उसके बाद पा, नी और सा। ठीक है। सा रे माँ तीव्र आएगा, पा नी सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वर में कि आरोह में गा और धा वर्जित रहेंगे, यानी गा और धा आरोह में नहीं लगेंगे। उसके बाद अवरोह। अवरोह हम इसका उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे? सा नी धा। अब धा अवरोह में लगेगा क्योंकि जाति में मैंने आपको बताया था ओडव साडव, यानी जाति को कैसे मालूम करेंगे? राग का जो आरोह अवरोह है उसके अकॉर्डिंग जाति निश्चित की गई है। तो इसमें आरोह में 5 स्वर लगेंगे, 5 स्वर वाले को ओडव और अवरोह में 6 स्वर लगेंगे, 6 स्वर वाले को साडव। ठीक है। तो इसलिए धा अवरोह में लगेगा। उसके बाद पा, माँ तीव्र आएगा और रे सा। ये राग शुद्ध सारंग का आरोह और अवरोह। ठीक है। ऐसे हम जितने भी राग हैं आपके सिलेबस में तो 4 राग हैं, जैसे राग भैरव है, राग शुद्ध सारंग, राग बागेश्वरी, राग मालकोस। चारों रागों में आपने क्या करना है? जो मैंने 10 पॉइंट जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बताए हैं चारों रागों में एक जैसे 10 के 10 पॉइंट आपने लिखने हैं। बाकी जो इनका जो अलग अलग जो जैसे थाट, कौन सा थाट का राग
कौन से समय में गाया बजाया जाता है, कौन सी प्रकृति का राग है, आरोह अवरोह सबके अलग हैं, कौन सी जाति का राग है। ठीक है, इस प्रकार हम राग का परिचय लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो राग है हमारे सिलेबस में वो है राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी। लास्ट जो राग है, 4 राग हैं, राग भैरव हो गया, राग शुद्ध सारंग और राग मालकौंस। नेक्स्ट जो राग है आपके सिलेबस का वो है राग बागेश्वरी। वही जो 10 पॉइंट जो मैंने बता रखे हैं। सबसे पहले थाट, कौन से थाट का राग है, काफी थाट का। जो राग शुद्ध सारंग था वो भी काफी थाट का राग है, और राग बागेश्वरी भी काफी थाट का राग है, यानी दोनों राग सेम थाट से हैं, निकले हैं। उसके बाद स्वर लिखेंगे। स्वर, राग बागेश्वरी में कौन से स्वर तो स्वर में हम क्या लिखेंगे, राग बागेश्वरी में जो जो स्वर लगते हैं, देखो सबसे पहले गा और नी कोमल, यानी राग बागेश्वरी में गा और नी कोमल लगेंगे, और आरोह में रे और पा वर्जित, यानी आरोह में रे और पा का हम प्रयोग नहीं करेंगे, रे और पा का यूज आरोह में नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी जाति, राग बागेश्वरी की जाति। ठीक है, ओढ़व संपूर्ण, ओढ़व संपूर्ण। ओढ़व संपूर्ण मैंने आपको बताया था जाति राग के आरोह अवरोह के अकॉर्डिंग निश्चित की गई है। जैसे राग आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, तो राग बागेश्वरी की जाति 5 वाले स्वर को क्या कहेंगे, ओढ़व, और अवरोह में पूरे 7 स्वर का प्रयोग किया गया है, तो राग की जाति संपूर्ण। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वादी स्वर। राग बागेश्वरी का वादी स्वर हम लिखेंगे माँ। माँ को क्या कहेंगे, मध्यम, मध्यम। उसके बाद संवादी स्वर, वादी से संवाद रखने वाला स्वर कौन सा होता है, संवादी। संवादी स्वर हम लिखेंगे सा। सा का जो वास्तविक नाम है वो है षडज। ठीक है, इस प्रकार से हम ये जो 5 पॉइंट जो पता चल गया ना सभी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया था, राग का गायन समय। गायन समय, जो राग बागेश्वरी है वो कौन से समय में गाया बजाया जाता है, रात्रि का तीसरा प्रहर। रात्रि का तीसरा प्रहर में ये राग बागेश्वरी गाया बजाया जाता है। उसके बाद अंग, पूर्वांगवादी। पूर्वांगवादी राग। ठीक है, उसके बाद राग बागेश्वरी की प्रकृति, यानी राग बागेश्वरी कैसी प्रकृति का राग है, गंभीर। पिछले जो तीनों जो राग हैं वो गंभीर प्रकृति के राग हैं, तो इस तरह से हम बता देंगे कि राग जो 3 जो मैंने लिखवाए हैं वो तीनों का जो प्रकृति का जो पॉइंट है वो सेम है। प्रकृति के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे राग का आरोह। राग बागेश्वरी का आरोह। राग बागेश्वरी का जो आरोह हम स्टार्ट करेंगे वो सा से स्टार्ट ना करते हुए नी से स्टार्ट करेंगे। नी कोमल और उसके नीचे बिंदी, यानी बिंदी का क्या मतलब है, नी जो मंदर सप्तक का नी है। उसके बाद सा, जैसे राग भीमपलासी में जैसे स्टार्ट होता है ना नी से, वैसे ही राग बागेश्वरी में भी नी से स्टार्ट होएगा। गा कोमल, माँ, धा, नी कोमल,
और सा। ठीक है, जैसा कि मैंने स्वर में आपको बताया कि राग बागेश्वरी के आरोह में रे और पा वर्जित है, यानी आरोह में रे और पा नहीं लगेगा। उसके बाद राग बागेश्वरी का अवरोह सा, नी, धा, मा, नी कोमल आएगा। उसके बाद पा, धा के बाद पहले माँ बोलेंगे, उसके बाद वापिस पा पे जाएंगे। ठीक है, पा के बाद धा एक स्वर और ऊपर जाएंगे, उसके बाद सीधा हम गा पे आएंगे। ठीक है, गा कोमल, फिर वापिस माँ पे जाएंगे, फिर गा पे आएंगे, गा रे सा। इस प्रकार से हम राग बागेश्वरी के जो 10 पॉइंट हैं मेन, वो हम करेंगे। ठीक है, 4 राग कंप्लीट हो गए, इसलिए पहला चैप्टर आपका कंप्लीट।